हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी हिंदी क्षितिज भाग 2 के पाठ 3 सवैया एवं कवित्व की व्याख्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें वीडियो को और कमेंट्स में बताएं कि आपको किसकी वीडियो चाहिए, मैं उसकी वीडियो बनवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। इनका हम देव का कवि परिचय पढ़ चुके हैं। यदि उसको न देखो तो उसको पहले देख लें। आज हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में पहले सवैया दिया है, उसके बाद कविता दिया गया है। तो 2 कविता है और 1 सवैया है। तो इसका जो प्रसंग बनेगा, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सवैया और कवित्व नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता देव हैं, कवि देव हैं। इसका जो प्रसंग बनेगा पहले पद का, इसमें ब्रज भाषा ब्रजराज श्री कृष्ण के मनोहरकारी शोभा का मनोहरकारी अंकन किया गया है। ठीक है, किसका? श्री कृष्ण की शोभा का, ब्रजराज श्री कृष्ण की शोभा का मनोहरकारी अंकन किया गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पायन नुपुर मंजू बजय, कट किंकिन किंकिन कह धुन की मधुराई। पायन मतलब पैरों में, नुपुर मतलब घुंघरू, मंजू मतलब मनोहर सुंदर, बजय मतलब बजता है, कटि मतलब कमर, किंकिन मतलब करधनी कमर में पहनने वाला आभूषण, कै धुनि धुनि मतलब आवाज, मधुराई मतलब मधुर सुनाई देती है। तो कवि कहते हैं श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं और कमर में बंधी करधनी की मधुर ध्वनि चारों ओर फैल रही है, मधुर सुनाई दे रही है। शामरे अंग लसय पटपीठ, सामने मतलब सामने, ठीक है ना। लसय मतलब सुशोभित हो रहा है, अंग मतलब अंग, पट मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र, ठीक है ना। तो कवि कह रहा है कि उनके श्याम वर्ण वाले शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है, पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। ये हुलसय बनमाल सुहाई, और उनके हृदय पर शोभायमान बनमाला आनंदित कर रहा है, शोभायमान बनमाला आनंदित कर रहा है। माथे किरीट दृग, बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुहाई। उनके माथे पर मोर के पंख का मुकुट बंधा हुआ है, बड़े दृग चंचल, और उनके बड़े बड़े नेत्र अत्यंत चंचल है। मंद हसी मुख चंद जुहाई, और उनकी मंद मंद उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, कैजग मंदिर दीपक सुंदर, उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी, ये इसका देखिए आगे, मंद हसी मुखचंद जुहाई, जुहाई मतलब चांदनी। तो उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैल रही है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, कैजग मंदिर दीपक सुंदर। देव कवि कहते हैं कि हे ब्रज के दूल्हा, श्री ब्रज दूल्हा यानी हे ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण, आप सबके क्या हैं? सहायक हैं। आप क्या हैं? सबके सहायक हैं, ठीक है, और सभी का कल्याण करने वाले हैं। तात्पर्य हुआ, जय जग मंदिर दीपक सुहाय, जय जग मतलब आपकी जय जय हो, ठीक है ना। कैसी? जग रूपी मंदिर के सुंदर दीपक, है ना, संसार रूपी मंदिर के श्री कृष्ण रूपी दीपक, आपकी जय जयकार हो। और हे जग ब्रज के दूल्हा, आप सबके सहायक हैं, सबकी कल्याण करने वाले हैं।
लास्ट वाली लाइन का फिर से अर्थ देख लीजिएगा। संसार रूपी मंदिर के श्री कृष्ण रूपी दीपक की जय जयकार हो, आपकी जय हो। और कविदेव कहते हैं, हे ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण, आप सबके सहायक हैं, आप सभी का कल्याण करने वाले हैं। ठीक है ना। इसकी व्याख्या अगर आप लिखना होगा तो देख लीजिएगा वीडियो रोक करके, है ना। इसका विशेष क्या होगा, ब्रजभाषा का प्रयोग है, अनुप्रास और रूपक अलंकारों का सौंदर्य है, सवैया छंद है। ठीक है ना। ये इसकी अगला जो पद है कवित्व से लिया गया है। बहुत अच्छा वर्णन है। क्या वर्णन है, डार द्रुम पलना बिछावा, 9 पल्लव के, डार मतलब डाल, द्रुम मतलब पेड़ के वृक्ष, पलना मतलब एक पलंग कह सकते हो। ठीक है ना। बिछौना 9 पल्लव के और नवीन पत्तों के बिछौना है। तो कवि कहता है, अभी इसका प्रश्न क्या होगा कि ये सवैया से लिए, कवित्व से लिए गए हैं। इसमें राजा कामदेव के बच्चे बसंत की प्रकृति के विभिन्न तत्व देख रेख करते हुए दिखाए गए हैं। इसमें कवि ने वर्णन किया है, क्या वर्णन किया है कि कामदेव के बच्चे, बसंत की बात की, बसंत को कामदेव के बच्चे कहा गया है। तो कवि कहता है कि हे कामदेव के बच्चे, बसंत को पेड़ों की डलियों का पलना है, पेड़ों की डलियों पर क्या है, पलना है। ठीक है ना। जिस पर 9 पल्लव बिछौना, जिस पर नवीन पत्तों के बिछौना है, कोमल पत्तों के बिछौना बिछा है। फिर अगला है, सुमन झिंगूला सोहै तन छवि भारी दे। सुमन फूल, झिंगूना मतलब सोहै, यानी उनके वस्त्र पर, शरीर पर फूलों का झगला शोभायमान है। झगला एक तरह का वस्त्र पहना जाता है, जो छोटे बच्चों को पहना जाता है, ढीला ढीला वस्त्र होता है। तो झगला शोभायमान है, तन छवि भारी दे, और उनके शरीर की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ रही है, जिससे उसके शरीर की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ रही है। आगे क्या कर रहे, पवन झुलावे, पवन क्या कर रही है, झोंके दे रही है, उस पलने को झुला रही है। केकी कीर बतरावे देव, कविदेव कहते हैं, केकी मतलब मोर, कीर मतलब तोता। तो क्या कह रहा है, कविदेव कहते हैं कि मोर और तोते उससे बात कर रहे हैं, बसंत रूपी बच्चे से, है ना, उनका मन बहलाने की काम कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुसलावे कर तारी दे, कोकिल क्या कर रही है, कोयल अपनी मीठी बाणों से उनको ताली बजा बजा कर क्या कर रही है, उल्लासित कर रही है, उनको हंसा रही है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन। और ये 2 लाइन का अर्थ देखिएगा, इन दोनों लाइन का एक साथ अर्थ बनेगा, पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी तरह। ठीक है ना। इनका पूर्ण कर, ठीक है ना। कर मतलब हाथ से होता है, ठीक है ना, और उतारे कर मतलब उतारती है। राई नौन मतलब एक राई नमक है जिससे बच्चे की नजर उतारी जाती है। ठीक है ना। फिर कंजकली, कंजकली का मतलब होता है कमल की कली, लतान मतलब बेलों की। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या बनेगा, कवि कह रहा है कि कोयल चारों ओर बिखरे पूरित पराग सो, चारों ओर बिखरे पराग रूपी, क्या, पराग रूपी राई नौन, राई और नमक से, ठीक है ना, उतारो मतलब उतारती हैं। कौन, कंजकली नायिका, कमल की कली रूपी नायिका, बेलों की साड़ी, ठीक है ना, लतान सिर साड़ी, बेलों की साड़ी से सिर ढककर बसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है। इन दोनों लाइन का फिर से अर्थ देख लीजिए। कवि कह रहा है कि चारों ओर फैली हुई पराग रूपी राई और नमक से कमल की कली रूपी नायिका बेलों की साड़ी से सिर ढककर
बसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है। ठीक है, फिर इन दोनों लाइन का अर्थ बनेगा, लास्ट वाली दोनों लाइन का क्या बनेगा? मदन महीप को बालक बसंत ताय। कभी कहता है मदन मतलब कामदेव, महीप मतलब राजा। ठीक है ना, राजा कामदेव के बालक बसंत रूपी बच्चे को, ताही मतलब उसको, ठीक है ना, प्रताही प्रताही जगावत गुलाब चटकारे है। तो राजा कामदेव के बसंत रूपी बच्चे को, ठीक है ना, कमल रूपी यानी गुलाब क्या कर रहा है? प्रातः काल, सुबह सुबह चुटकियां देकर, चटकारी देकर जगाने का कार्य कर रहा है, यानी जगाता है। फिर से, राजा कामदेव के उस बसंत रूपी बच्चे को गुलाब फूल क्या कर रहा है? चटकारी देकर, चुटकी देकर प्रातः काल जगाता है। ठीक है, ये इसका व्याख्या हो गया। इसका आप संदर्भ केवल प्रसंग संदर्भ में इतना चेंज होगा क्योंकि कवित से लिया गया है। ठीक है ना, ये होगा प्रसंग। इसमें राजा कामदेव के बच्चे बसंत की प्रकृति के विभिन्न तत्व देख रेख करते दिखाए गए हैं। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। इसमें विशेष क्या होगा? शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है, कवित्व छंद है, सांग रूपक, अनुप्रास और पदमैत्री की छटा अवलोकनीय है। और कवित्व क्या है? कवित्व जिसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। बसंत रूपी की देखभाल करने का प्रसिद्ध कवि ने मनोहारी अंकन किया है। ठीक है, अगला पद है जो लास्ट पद है, क्या कह रहा है? फटक शिलानि सौ, फटक शिलान सौ सुधारयो सुधा मंदिर, सुधारयो सुधा मंदिर। कवि क्या कह रहा है? पूर्णिमा की श्वेत। अब इसके जो प्रसंग होगा इसमें पूर्णिमा की रात्रि में चांद तारों से पूर्ण आकाश की आभा का अंकन किया गया है। आकाश में पूर्णिमा के समय कैसे परिवर्तन होता है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, इसकी पहली लाइन बहुत अच्छा है, फटक शिलान सौ सुधारयो सुधा मंदिर। कवि कहता है पूर्णिमा की श्वेत आभा से जगमगाती धरती रूपी महल ऐसा लग रहा है जैसे सुधा, ठीक है ना, जैसे क्या? संगमरमर की सफेद शिलाओं से संभाल कर बनाया गया हो। फटक मतलब सफेद, शिलाल मतलब शिला पर, सुधारम मतलब संभाला गया है, सुधा मतलब वसुधा यानी पृथ्वी, और मंदिर मतलब महल। फिर अगला है उधत दधिकोसो अधिकाई उमगे अमंद। उधति मतलब समुद्र, उमगे मतलब उमड़ता है, अमंद मतलब जो कम ना हो। कभी क्या कह रहा है? उस सभी ओर फैली चंद्रमा की रोशनी ऐसी लग रही है जैसे दही का समुद्र लगातार उमड़ रहा हो, लगातार फैल रहा हो, जो कम नहीं होने का नाम ले रहा है। ठीक है, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए देव। कभी देव कहते हैं कि बाहर से अंदर तक, बाहर से भीतर तक, ठीक है ना, सभी तरफ चांदनी की सफेदी ही दिखाई दे रही है। ठीक है ना, दूध को सो फेन फयो आगन फरस बन, कितना अच्छा वर्णन है। और ऐसा दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई रही है, और पृथ्वी आकाश जरा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर रोशनी के कारण ऐसा लग रहा है कि दूध को सो फेन फैलो, दूध के समान, दूध के समान क्या? आगन फर्श फैलो फर्शवन, आगन के फर्श पर चारों तरफ दूध का झाग फैल गया है। रोशनी के कारण ऐसा लगता है जैसे पूरे आंगन के फर्श पर दूध का झाग फैल गया हो। ठीक है ना, फिर आगे क्या कह रहा है? तारासी तरुणिता में, तारासी तरुणिता में ठाढ़ी झिलमिल हो, ठीक है ना, चारों ओर फैले हुए इस श्वेत फेन से तारे ऐसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? तारासी तरुण, ऐसे लग रहे हैं जैसे तरुण, तरुण मतलब युवती, नव युवती की तरुणाई, तरुणाई मतलब कोमल शरीर,
ठीक है ना, झलमला रही हो, ठाड़ी ढील मिला रही हो। तो कवि क्या कह रहा है कि चारों ओर फैले हुए श्वेत फेन से ऐसा तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी नवयुवती की तरुणाई श्यामल शरीर झिलमिला रही हो, ठीक है ना। और उस नव युवती की मोतिन की ज्योति मिल्यो, उन युवती की आभा यानी चमक से मोतियों की कांत मिल रही है। मल्लिका को मकरंद अथवा मल्लिका के फूलों का रस मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। कब कह रहा है, अरसी मतलब दर्पण, आईना, दर्पण जैसे खिले खिले आकाश में ना, अरसी से अंबर यानी दर्पण जैसे खिले खिले आकाश में आभा सी उजारी लगे, ठीक है ना। श्वेत चांदनी की आभा बिखरी है, श्वेत चांदनी की आभा बिखरी है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से सो लगत चंद। और इस चांदनीमय पूर्णिमा की रात्रि में क्या, रात्रि में चंद्रमा रूपी राधा के प्रतिबिंब जैसा लग रहा है, ठीक है ना। इस जो चांदनी रूपी पूर्णिमा की रात्रि है तो उसमें चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब जैसा लग रहा है। राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, चंद्रमा जो है राधिका के प्रतिबिंब सी लग रहा है, ठीक है। ये रहा इसकी व्याख्या। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं स्किप करके वीडियो। इसकी जो विशेष होगा वही है कौन सी भाषा है, ब्रजभाषा है। इसमें अनुप्रास, उपमा, व्यतिरेक अलंकार है, कवित्व छंद है। एक लाइन इसकी, कोई व्याख्या की एक लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रही इसकी व्याख्या। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।